दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों में। बस आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन भी दबा दें। ये पहली बड़ी खबर है, अलकायदा ने अतीक और अशरफ को बताया शहीद। बहरीन की संसद में उठा हत्या का मामला। ये आपको बता दें कि आतंकी संगठन अलकायदा ने अतीक और अशरफ को शहीद बताया है और उसकी हत्या के खिलाफ जवाबी हमले की धमकी दी है। वहीं पाकिस्तान के रुदाली गैंग ने भी अतीक अहमद को शहीद बताया और शोक भी जताया। उधर बहरीन के सांसद अहमद कराता और सांसद जमील मुल्ला ने हत्या की कड़ी निंदा की। माफिया अतीक अहमद की हत्या के बाद भारत विरोधी ताकतें एकजुट हो गई हैं। बहरीन के सांसद अहमद कराता ने कहा कि भारत का खाड़ी देशों के साथ में व्यापार शांतिपूर्ण तरीके से होता रहा है। यहां रह रहे भारतीयों को बहरीन के लोग सम्मान करते हैं और गरिमापूर्ण जीवन जीते हैं। उन्होंने कहा कि भारत में मुस्लिम सुरक्षित नहीं है। पुलिस की मौजूदगी में चरमपंथियों ने अतीक अहमद और अशरफ की हत्या कर दी। आपको बता दें कि वहीं बहरीन के एक और सांसद जमील मुल्ला ने कहा कि पूर्व सांसद और अतीक अहमद ने 1 महीने पहले शिकायत की थी। शिकायत में अतीक अहमद ने कहा था कि पुलिस से जान का खतरा है और हत्या पुलिस की मौजूदगी में हुई जो सबने देखी है। अलकायदा ने 7 पन्नों की चिट्ठी लिखकर भारत से अतीक अहमद और अशरफ की हत्या का बदला लेने की धमकी दी है। साथ ही भारत और कश्मीर पर जहर उगला है। अलकायदा की नजरों में अतीक अहमद और अशरफ शहीद हैं। ईद के मौके पर उसने व्हाइट हाउस से लेकर दिल्ली और टेक्सास से लेकर तिहाड़ जेल तक जिहाद के लिए हुंकार भरी है। अतीक और उसके भाई की हत्या के बाद अब भारत विरोधी ताकतें एकजुट हो गई हैं। अगली बड़ी खबर, अतीक अहमद के गुनाहों के हेडक्वार्टर में मिले खून के धब्बे। एफएसएल टीम जुटा रही एक सबूत। आपको बता दें कि माफिया अतीक अहमद के अंत के बाद उसके गुनाहों का एक सबूत धीरे धीरे अब बेपर्दा हो रहा है। प्रयागराज के चकिया में जहां पर अतीक अहमद का दफ्तर था, वहां खून के धब्बे, खून से सने कपड़े और चाकू भी मिला है। अब इस बात की आशंका जताई जा रही है कि अतीक अहमद के दफ्तर का इस्तेमाल विरोधियों को टॉर्चर करने के लिए किया जाता था। इस बीच एफएसएल टीम भी अतीक अहमद के चकिया वाले दफ्तर पहुंच गई है। एफएसएल टीम अतीक अहमद के दफ्तर से एक सबूत जुटा रही है। पुलिस टीम ने कहा कि यह पता लगाए जाने की कोशिश की जा रही है कि यह खून किसका है और यह यहां पर कैसे आया। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि कुछ लोग अतीक अहमद के चकिया दफ्तर को उसका टॉर्चर हाउस बता रहे हैं। चकिया दफ्तर में पुलिस को सीढ़ियों पर खून के निशान मिले हैं। खून से सना दुपट्टा बरामद हुआ है। इसके अलावा दफ्तर के फर्श पर खून के धब्बे हैं। पुलिस ने खून से सना चाकू भी बरामद किया है। कई कमरों में खून के निशान पाए गए हैं। अतीक अहमद के दफ्तर का सामान भी बिखरा हुआ पड़ा है। आपको बता दें कि एनकाउंटर में मारे गए अतीक अहमद के बेटे असद का मोबाइल फोन एक एक करके बड़े राज खोल रहा है। एक वीडियो असद अहमद के मोबाइल फोन से मिला, जिसमें वीडियो में तारीख 19 जनवरी 2021 लिखी है। वीडियो में एक शख्स को बुरे तरीके से नंगा करके पीटा जा रहा है। लात घूंसों से और बेल्ट से उस शख्स की पिटाई की जा रही है। आपको बता दें कि जांच में यह पता चला है कि असद अहमद के फ्लैट पर इसी तरीके के लोगों की पिटाई की जाती थी। उसका वीडियो बनाया जाता था और व्हाट्सएप ग्रुप में वायरल करके डर और दहशत फैलाई जाती थी। अगली बड़ी खबर, जंतर मंतर पर फिर से छलका पहलवानों का दर्द। कहा जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा हम यहीं खाएंगे और यहीं सोएंगे। राजनीतिक दलों को भी किया आमंत्रित। आपको बता दें कि रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रमुख ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पदक विजेता पहलवानों ने एक बार फिर से बड़ा मोर्चा खोल दिया है। रविवार की शाम से बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक, विनेश फोगाट और अन्य स्टार पहलवानों ने जंतर मंतर पर बैठकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। इस दौरान उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। हालांकि इस बार प्रदर्शन कर रहे पहलवानों ने राजनीतिक पार्टियों को भी न्योता दे दिया है। पहलवान बजरंग पुनिया ने कहा कि इस बार सभी दलों का हमारे विरोध में शामिल होने के लिए स्वागत है, चाहे वो भाजपा हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो या कोई अन्य पार्टी हो। हम किसी भी पार्टी से संबद्ध नहीं है। वहीं पहलवानों के विरोध के बीच दिल्ली पुलिस ने उनकी शिकायत की जांच शुरू कर दी है। खेल मंत्रालय द्वारा गठित टीम से दिल्ली पुलिस ने जांच की रिपोर्ट मांगी है। बता दें कि रविवार को स्टार पहलवानों ने ब्रजभूषण के खिलाफ अपना विरोध फिर से शुरू कर दिया है और कहा कि उन्होंने डब्ल्यूएफआई प्रमुख के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करने पर उन्हें एक बार फिर से ऐसा कदम उठाना पड़ा है। 7 महिला पहलवानों ने ब्रजभूषण के खिलाफ यौन उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए औपचारिक शिकायत दर्ज कराई है। हालांकि अभी तक कोई भी आधिकारिक प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई है। एक प्रदर्शनकारी पहलवान ने कहा था कि एक नाबालिग सहित 7 महिला पहलवानों ने संसद मार्ग थाने में शिकायत दर्ज कराने की कोशिश की, लेकिन पुलिस प्राथमिकी दर्ज करने से इनकार कर रही है। आपको बता दें कि इसको लेकर अब पहलवानों ने
बड़ा मोर्चा खोल दिया है। अगली बड़ी खबर, भाजपा की आ गई बड़ी आफत, अब महिला पहलवानों ने खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा, WFI चीफ के खिलाफ FIR की मांग। ये आपको बता दें कि भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ FIR दर्ज कराने को लेकर धरने पर बैठी महिला पहलवानों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। विनेश फोगाट समेत 7 महिला पहलवानों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। याचिका में कहा गया है कि 21 अप्रैल को दिल्ली के कॉनॉट प्लेस थाने में शिकायत देने के बावजूद FIR दर्ज नहीं की गई है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के सामने महिला पहलवानों के पक्ष की तरफ से वकील कल जल्द सुनवाई की मांग करेंगे। आपको बता दें कि महिला पहलवान अब ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए हैं। आपको बता दें कि पहलवानों ने सुप्रीम कोर्ट में FIR दर्ज कराने को लेकर याचिका दाखिल कर दी है। बड़ी खबर, अतीक अशरफ हत्या मामले की अब 28 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। 2017 से अब तक हुए एनकाउंटरों की भी जांच की मांग। आपको बता दें कि अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या की जांच की मांग पर सुप्रीम कोर्ट अब 28 अप्रैल को सुनवाई करेगा। यह मामला आज सुना जाना था, लेकिन कई जजों के अस्वस्थ होने के चलते लिस्ट में नहीं आ पाया। चीफ जस्टिस ने याचिकाकर्ता को शुक्रवार को सुनवाई का आश्वासन दिया है। याचिका में यूपी में 2017 से अब तक हुए 183 एनकाउंटरों की जांच की भी मांग की गई है। दरअसल 16 अप्रैल की रात अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में हत्या कर दी गई थी। इस मामले की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका डाली गई थी। याचिका में पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक स्वतंत्र विशेष समिति गठित करने की मांग की गई है। आपको बता दें कि इस मामले की सुप्रीम कोर्ट अब 28 अप्रैल को सुनवाई करेगा। अगली बड़ी खबर, WFI चीफ के खिलाफ तेज हुआ विरोध प्रदर्शन। इस बार सभी राजनीतिक दलों का किया स्वागत, समर्थन में उतरी आम आदमी पार्टी। आपको बता दें कि भारतीय कुश्ती महासंघ के चीफ ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पहलवानों का धरना प्रदर्शन जंतर मंतर पर जारी है। इस बार यह विरोध प्रदर्शन बड़ा रूप लेता दिख रहा है। अब आम आदमी पार्टी भी पहलवानों के समर्थन में आ गई है। दरअसल ओलंपिक पदक विजेता बजरंग पुनिया ने ऐलान कर दिया है कि इस बार विरोध में सभी राजनीतिक दलों का भी स्वागत है। आम आदमी पार्टी सांसद सुशील गुप्ता ने खिलाड़ियों से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि देश के लिए मेडल लाने और पूरी दुनिया में गौरवान्वित महसूस करवाने वाले कुश्ती खिलाड़ी काफी समय से न्याय के लिए संघर्षरत हैं, लेकिन केंद्र सरकार खिलाड़ियों की उचित मांगों को अनसुना कर रही है। वो खिलाड़ियों के सपोर्ट में दिल्ली के जंतर मंतर पहुंचे हैं। आपको बता दें कि फिलहाल आम आदमी पार्टी ने पहलवान खिलाड़ियों को अपना खुला समर्थन दे दिया है। धीरे धीरे कर सभी राजनीतिक पार्टियां यानी विपक्षी दल जंतर मंतर पर पहुंचेंगे। ऐसा माना जा रहा है कि इस बार पहलवानों का प्रदर्शन काफी आक्रामक होगा। अगली बड़ी खबर, गुंडे पुकारते हैं अखिलेश आइए, बीजेपी का नया गाना लॉन्च, समाजवादी पार्टी पर बोला जोरदार हमला। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के चीफ उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को निशाना बनाते हुए यूपी बीजेपी ने नया गाना लॉन्च कर दिया है। इस गाने में अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी समेत कई गुंडों और माफियाओं का जिक्र है। बीजेपी ने इस गाने के जरिए अखिलेश यादव पर अपनी पिछली सरकार के दौरान गुंडों और माफियाओं को संरक्षण देने और उन्हें नेता बनाने का आरोप लगाया है। यूपी बीजेपी ने अपने नए गाने के माध्यम से ये कहने की कोशिश की है कि गुंडे बदमाशी चाहते हैं कि राज्य में वापस अखिलेश सरकार आए। अखिलेश यादव की सरकार में ही ऐसे लोग पनपे। ये गाना अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। अखिलेश यादव पर निशाना साधने वाले यूपी बीजेपी के गाने के बोले हैं कि गुंडे पुकारते हैं अखिलेश आइए, गुंडे पुकारते हैं अखिलेश आइए, दंगों में फिर से यूपी वापस जलाइए, यूपी को जिसने लूटा वो नेता तुम ही तो थे, जेपी के सपने को तोड़ते वो बेटा तुम ही तो थे, गुंडे पुकारते हैं अखिलेश आइए। बता दें कि बीजेपी पहले भी कई बार अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी पर गुंडों और माफियाओं को आश्रय देने का आरोप लगा चुकी है। बीजेपी का कहना है कि अखिलेश सरकार में यूपी में मुजफ्फरनगर समेत 100 से ज्यादा दंगे हुए हैं। आपको बता दें कि अब गाना लॉन्च करने के बाद अखिलेश यादव पर बीजेपी ने जोरदार हमला बोला है। अगली बड़ी खबर, पीएम मोदी और अमित शाह से लेकर योगी आदित्यनाथ तक करेंगे कर्नाटक में चुनावी रैलियां, पावर पैक कैंपेन के लिए बीजेपी ने कसी कमर। आपको बता दें कि कर्नाटक एकमात्र ऐसा दक्षिणी राज्य है जहां पर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है। बीजेपी नेता लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए चुनावी अभियान में जोर शोर से जुड़ गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 अप्रैल से यहां पर चुनावी रैलियों की शुरुआत करने वाले हैं। माना जा रहा है कि राज्य में पीएम मोदी के दौरे से पार्टी के मेगा चुनाव अभियान को बूस्ट मिलेगा। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी के अनुसार पीएम मोदी अपने चुनावी अभियान की शुरुआत बेलगावी से करेंगे। वो कर्नाटक के सबसे बड़े जिलों में से एक बेलगावी में चिक्कोडी, कित्तूर और कुडाची का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री उत्तर कन्नड़ जिले के दौरे पर भी जाएंगे। इसके बाद 3 मई को भी पीएम मोदी चुनावी राज्य का दौरा करेंगे। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रविवार से ही कर्नाटक के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। दूसरी ओर भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा सोमवार से कर्नाटक के 3 दिवसीय दौरे पर जा रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 26 और 29 अप्रैल को
और फिर 5 और 7 मई को 4 चुनावी रैलियां करने वाले हैं। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी 25 अप्रैल से 6 मई के बीच में 8 रैलियों को संबोधित करेंगी। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी 4 रैलियां होनी हैं। वो 26 और 30 अप्रैल को और फिर 6 व 7 मई को जनसभाएं करेंगे। इसके अलावा असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा की भी चुनावी रैलियां होनी हैं। वो 3 से 5 मई के बीच में 5 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। मालूम हो कि कर्नाटक में विधानसभा की 224 सीटें हैं। यहां पर 10 मई को मतदान होगा और 13 मई को वोटों की गिनती होगी। आपको बता दें कि बीजेपी ने कर्नाटक में चुनाव जीतने के लिए पूरी तैयारी कर ली है। अगली बड़ी खबर, राहुल गांधी के समर्थकों ने चिट्ठियों में भरकर भेजा प्यार। तो राहुल गांधी बोले, बीजेपी ने मेरा घर लेकर अच्छा काम किया। ये आपको बता दें कि राहुल गांधी को जब सरकारी आवास खाली करने का नोटिस मिला था तो कांग्रेस के कई नेता और उनके फैंस उन्हें अपना घर देने के लिए तैयार हो गए। लोग चिट्ठियां लिखकर राहुल गांधी को उनके घर में रहने का ऑफर दे रहे हैं। लोगों के इस प्यार का कांग्रेस नेता ने जवाब दिया है। राहुल गांधी ने कहा कि उनका घर लोगों के दिलों में है, इसीलिए उनको किसी घर की जरूरत नहीं है। राहुल गांधी ने इस बारे में बात करते हुए बीजेपी को जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने उनसे घर खाली कराकर बड़ा अच्छा काम किया है। उन्हें लोग चिट्ठियां लिखकर अपने अपने घरों में रहने का ऑफर दे रहे हैं। कांग्रेस पार्टी बीजेपी और आरएसएस की नफरत और हिंसा फैलाव की विचारधारा के खिलाफ बिना डरे सामना करेगी और बड़ी जीत हासिल करेगी। राहुल गांधी ने बीजेपी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि बीजेपी ने मुझ पर कई मुकदमे लगा दिए, उन्होंने मुझे संसद से बाहर कर दिया और मेरा आवाज भी छीन लिया, लेकिन मेरे पास में हजारों ऐसी चिट्ठियां आ रही हैं जिसमें लोग लिख रहे हैं कि राहुल जी आप हमारे घर आइए, बीजेपी ने मेरा घर लेकर अच्छा किया, मेरा घर आप लोगों के दिल में है और मुझे किसी घर की भी जरूरत नहीं है। राहुल गांधी ने अपने ऊपर लगे ओबीसी समुदाय का अपमान करने पर भी बात की। उन्होंने कहा कि मैंने किसी समुदाय के खिलाफ कुछ गलत नहीं कहा है, मैं भारत के हर व्यक्ति का सम्मान करता हूं, जैसा कि मैं कहता हूं कि मैंने नफरत के बाजार में प्यार की दुकान खोली है। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने अपना सरकारी आवास खाली कर दिया है और अब वो अपनी मां सोनिया गांधी के साथ में रह रहे हैं। अगली बड़ी खबर, पीएम नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पार्टी पर बोला जोरदार हमला। कहा कांग्रेस पार्टी ने तोड़ा गांव का भरोसा, लेकिन बीजेपी ने विकास के लिए खोली तिजोरी। ये आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी सोमवार को रीवा में आयोजित पंचायती राज सम्मेलन कार्यक्रम में शामिल हुए। यहां उन्होंने 2300 करोड़ रुपए के रेल प्रोजेक्ट्स और 7853 करोड़ रुपए की नल जल योजना का शिलान्यास और लोकार्पण कर दिया। इस दौरान उन्होंने देश की 2.5 लाख से अधिक पंचायतों को राष्ट्रीय पंचायती दिवस की शुभकामनाएं दी। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि आज 30 लाख से ज्यादा पंचायत प्रतिनिधि भी हमारे साथ वर्चुअली जुड़े हुए हैं। यह निश्चित रूप से भारत के लोकतंत्र की बहुत ही सशक्त तस्वीर है। पीएम मोदी ने कहा कि हम सभी जनता के प्रतिनिधि हैं, हम सभी इस देश के लिए, इस लोकतंत्र के लिए समर्पित हैं। काम के दायरे भले ही अलग हों, लेकिन लक्ष्य एक ही है, जनसेवा से राष्ट्र सेवा। आजादी के समृद्ध काल में हम सभी देशवासियों ने विकसित भारत का सपना देखा है और उसे पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। भारत को विकसित बनाने के लिए भारत के गांव की सामाजिक व्यवस्था को विकसित करना बेहद जरूरी है। पीएम मोदी ने विपक्षी पार्टी कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि आजादी के बाद जिस दल ने सबसे ज्यादा समय तक सरकार चलाई उसने ही हमारे गांव का भरोसा तोड़ दिया। गांव में रहने वाले लोग, गांव के स्कूल, गांव की सड़कें, गांव की बिजली, गांव में भंडारण, गांव की अर्थव्यवस्था, कांग्रेस सरकार के दौरान इन सबको सरकारी प्राथमिकताओं में सबसे निचले पायदान पर रखा गया। उन्होंने कहा कि विकसित भारत के लिए देश की हर पंचायत, हर संस्था, हर प्रतिनिधि, हर नागरिक को जुटना होगा। यह तभी संभव है जब मूल सुविधा तेजी से 100% लाभार्थी तक पहुंचे, बिना किसी भेदभाव के पहुंचे। देश के गांवों को जब बैंकों की ताकत मिली है तो खेती किसानी से लेकर व्यापार कारोबार तक सब में गांव के लोगों की मदद हो रही है। पीएम मोदी ने कहा कि केंद्र ने जनधन योजना चलाकर गांव के 40 करोड़ से ज्यादा लोगों के बैंक खाते खुलवाए हैं। पीएम मोदी ने कहा कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के माध्यम से भी गांव तक बैंकों की पहुंच बढ़ाई गई है। पीएम मोदी ने ऐलान कर दिया है कि कांग्रेस पार्टी ने गांव का भरोसा तोड़ा है, लेकिन बीजेपी ने विकास के लिए तिजोरी खोल दी है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। आपका क्या मानना है? क्या इस बार देश में फिर से बीजेपी राज वापस होगा या फिर कांग्रेस पार्टी अपनी सरकार बनाने में कामयाब होगी? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ऐसी ही ताजा और न्यू अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।